दोस्तों, पॉलिसी टाइम्स में स्वागत है आपको हमारे इस खास एपिसोड जहां पे हम टैक्स और वेल्थ टैक्स प्लानिंग एंड वेल्थ एडवाइजरी पे बात करते हैं। और हर हफ्ते की तरह हमारे साथ होते हैं कंसल्टेंट एंड वेल्थ एडवाइजर हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बात किया कि सेक्शन 80C क्या है, उसके अंदर किस तरह से आप टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं और साथ में अपना फाइनेंशियल या वेल्थ मैनेजमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। और आज हम खास करके बात करेंगे मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि आपको एक मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत अहम हिस्सा है हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का। क्योंकि अमेरिका जैसे देश में कुछ रिसर्च कहती है कि लगभग 60% लोग बैंकरप्ट जाते हैं, 60% से ज्यादा लोग बैंकरप्ट होते हैं अगर उनको सीरियस कोई इलनेस गो थ्रू करना पड़ता है। क्योंकि वहाँ हेल्थ एक्सपेंसेस सो हाई है, इतना ज्यादा ज्यादा है कि लोग उसको कोप अप नहीं कर पाते। तो वहाँ हाउसिंग से भी ज्यादा टफ चीज है हेल्थ एक्सपेंसेस को मैनेज करना। और ये चीज हमारे देश में भी होने वाला है बहुत जल्द, बिकॉज समवेयर हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उनको हम बहुत ज्यादा प्राइवेटाइज कर रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट यानी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो एक लेवल तक कामयाब है, लेकिन साथ में क्योंकि वो कामयाब नहीं हो पा रहे फुल्ली, तो हम एक प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम को पैरेलली डेवलप कर रहे हैं ताकि वो गैप को फुलफिल कर पाए। और प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम आप जानते हैं, कोई अगर बड़ा आदमी प्राइवेट एक हेल्थ केयर हॉस्पिटल चलाता है तो वो उनका सबसे बड़ा प्रायोरिटी आपको हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने के साथ साथ अपना रेवेन्यू होता है, अपना प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट कितना कमाते हैं वो उनके लिए एक बहुत अहम हिस्सा है। अब इस बारे में हेल्थ केयर प्लानिंग के साथ साथ किस तरह से आप टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं, इस पे बात करने के लिए आज हम बात करेंगे शब्बीर साहब के। शब्बीर साहब, स्वागत है। स्वागत करते हुए मैं आपको एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि कितना क्वांटम में हेल्थ केयर डिडक्शंस का मेडिक्लेम का अपॉर्चुनिटीज हैं? मेडिक्लेम की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि दो अलग अलग सेक्शंस हैं जिसमें हमारे को छूट मिल सकती है। सबसे पहला लोगों के पास कंफ्यूजन ये होता है कि मेडिकल रीइंबर्समेंट और मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस में क्या फ़र्क है। मेडिकल रीइंबर्समेंट में ये होता है कि ये कंपनी की तरफ से अगर आपके पास कोई खर्चा हो, जैसे दवाओं के लिए, इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए, तो अलाउंस में कॉम्पेंसेशन पैकेज जो मिलता है आपको उसके अंदर है, तो एम्प्लॉयर देता है। तो ये मेडिकल बिल्स के लिए होता है जिसको मेडिकल रीइंबर्समेंट कहते हैं। तो आपको बिल्स सबमिट करना पड़ता है एम्प्लॉयर के पास, उसके बाद आपको रीइंबर्समेंट मिलती है। तो इसमें जो है सो 15,000 का तक जो है सो आपको टैक्स की छूट है। तो ये 15,000 कौन से सेक्शन के अंडर आता है? ये सेक्शन 10 के अंदर आता है जो मेडिकल अच्छा। रीइंबर्समेंट है। इसमें मैक्सिमम लिमिट इसकी होती है 15,000 एक साल की। और ये एम्प्लॉयर के पास से आपको मिलता है। इसको फाइल टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं उसमें आपको सिर्फ बताना पड़ता है। ये बाज़ वक्त जो सो पर्क के साथ देते हैं कंपनी वाले, बाज़ जो सो कॉम्पेंसेशन पैकेज के साथ देते हैं। लेकिन ये जो मेडिकल रीइंबर्समेंट है ये बिल्कुल अलग है मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस की डिडक्शन के अलावा। मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस आती है 80D के अंदर आता है। तो 80D के अंदर एज के पर डिपेंड करता है। जैसे मेडिकल इंश्योरेंस अगर आप लें तो आप अपनी फैमिली के लिए भी ले सकते हैं, जैसे वाइफ है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी ले सकते हैं। अब कितनी छूट मिलती है इसमें, कितना डिडक्शन हो सकता है, उसके दो अलग अलग एज है, एज क्राइटेरिया है। जैसे अगर फर्स्ट करें जो इंडिविजुअल है उनकी अगर 60 साल से कम उम्र हो, जैसे 45 ईयर्स की उम्र हो, और उनके पेरेंट्स 60 साल से ज़्यादा हो, तो उनके लिए 25,000 है जो इंडिविजुअल के लिए है जो 60 साल से कम है। और क्योंकि पेरेंट्स जो 60 साल से ऊपर है उनके लिए 50,000 की छूट है। तो मतलब है कि टोटल 75,000 तक आपको जो सो डिडक्शन हो सकता है। अगर पेरेंट्स या आपकी फैमिली मेंबर्स हैं तो सब फैमिली मेंबर्स मिला के 25,000 है। और पेरेंट्स के लिए अगर 60 साल से कम उम्र हो तो 25,000 है। ये सालाना? एक साल साल? साल एक साल, हर साल। और एक ये है कि जैसे मेडिकल इंश्योरेंस हर एक ही साल के लिए होता है वैलिड। अच्छा। सिर्फ हाँ। अब जो है सो कुछ ऐसे पॉलिसी आ जाए हैं जो सो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी कहलाते हैं, हम उसके बाद में बात करेंगे। लेकिन ये है कि इसकी इंश्योरेंस जैसे लाइफ इंश्योरेंस 10 साल का होता है, 20 साल का होता है, तो यहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस उस तरह नहीं होता है, नॉर्मली 1 साल का होता है। अच्छा, मैं ये सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अक्सर इंडिया में क्योंकि प्राइवेटाइजेशन इतना ज्यादा फॉर्मल इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो रही है, ज्यादातर कंपनी आजकल ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं जी उनके एम्प्लॉइज को, जी चाहे जी। किसी भी लेवल के एम्प्लॉइज हो। तो ये ग्रुप
हेल्थ इंश्योरेंस और पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस में फर्क क्या है? और अगर किसी आदमी का ग्रुप इंश्योरेंस है ऑलरेडी, क्या उनको फिर आप पर्सनल इंश्योरेंस लेने के लिए एडवाइस देंगे? हाँ, पहली शुरुआत ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अच्छी चीज़ है। अगर बाज़ का ऑर्गेनाइज़ सेक्टर जो है, ऑर्गेनाइज़ कंपनीज़ जो है, उन लोग ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं अपने को, अपने कंपनी, अपने स्टाफ को, जो बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये हुँ, शुरुआत के लिए तो बहुत बेहतर है, लेकिन हुँ, इसमें और हेल्थ इंश्योरेंस जो इंडिविजुअल होता है, दोनों में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि आपको हो सकता है कि जो ग्रुप इंश्योरेंस हो, आपके लिए काफ़ी ना हो। ग्रुप हुँ, इंश्योरेंस में ये होता है कि एम्प्लॉयर डिसाइड करता है कि कौन सी आपकी बेनिफिट्स। बीमारियां हैं, जो बेनिफिट्स हैं वो साल साल चेंज हो सकती हैं। हुँ, और इंडिविजुअल में ये है कि आपको जो सो बेहतर ये है कि इंडिविजुअल पॉलिसी अलग से लें, एडिशन जो है सो उसके लिए ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा। तो होता है कि आपको ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस से भी कवर है और उसका पर इंडिविजुअल भी है। और और एक जब हाँ, दोनों कर सकते हैं। तो आपको उसमें डिडक्शन भी मिलता है, क्योंकि आप इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो आपको टैक्स में छूट भी मिलती है, जैसे मैं बताया ना, 25,000, या पेरेंट्स का है तो 50,000, इस तरह। दूसरी ये है कि आप एम्प्लॉयड रहे जब तक, तो आप ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन उसके हुँ, बाद में जब आप नौकरी छोड़े या चेंज करें अगर, तो फिर मुश्किल होती है। एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, तो बेहतर ही है ये। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों के जो लिए लगभग ग्रुप लगभग इंश्योरेंस 70 से 90% है। के बराबर है। हुँ, जी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें ये है कि आपके अपने खुद के उसमें कंट्रोल होता है, और एक हुँ, ये है कि वहाँ पर नो क्लेम बोनस मिल सकता है आपको। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस में नो क्लेम बोनस मिल सकता है। नो क्लेम का बोनस ये है कि अगर फर्ज करिए आप 5 साल से 10 साल से आप इंश्योरेंस ले रहे हैं और 5 साल तक आपने कभी क्लेम नहीं किया है, तो हुँ। 6th ईयर में या फॉलोइंग ईयर के अंदर ये होता है कि आपके प्रीमियम में जैसे आपको थोड़ी कमी की जाती है। इसको कहते हैं नो क्लेम इंश्योरेंस। नो। अच्छा, ये जो आपको आपने अभी मेंशन किए कि 25,000 तक आपको छूट मिलती है, टैक्स सब्सिडीज़ मिलती हैं। ये क्या ग्रुप इंश्योरेंस और ये दोनों मिला के पर्सनल इंश्योरेंस मिला के नहीं, ये दोनों नहीं, अलग? नहीं, नहीं, ये हेल्थ इंश्योरेंस, ये इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस की बात किया हूं मैं। ग्रुप ओके। हेल्थ इंश्योरेंस में एम्प्लॉयर को बेनिफिट मिलता है, आपको जो है सो वो प्रोवाइड करते हैं, वो ग्रुप के हिसाब से। उसमें प्रीमियम भी कम होता है, क्योंकि सबका एक साथ देखते हैं। और एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ग्रुप इंश्योरेंस में अगर फर्ज करें आपके पास कोई पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस है, कोई आपके पास बीमारी है, तो अगर आप इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस में जाए, तो जब तक आप मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराएंगे, मेडिकल टेस्ट स्क्रीनिंग नहीं कराए, जब तक वो हो सकता है ना दे। लेकिन ग्रुप इंश्योरेंस में आपके पास किसी किस्म की भी बीमारी हो, पहले से एग्जिस्ट प्री एग्जिस्ट में है, तो वो भी कवर्ड है। अच्छा, हमारे बहुत सारे दर्शक इस बात को शायद बहुत अच्छी तरह नहीं जानते। 2 टर्म होते हैं, हमेशा इस्तेमाल होता है। एक तो मेडिकल अलाउंस और दूसरा है मेडिक्लेम। ये मेडिकल अलाउंस और मेडिक्लेम के बीच फ़र्क क्या है? बट जैसे मैं बताया आपको, मेडिकल अलाउंस ये होता है कि जो एम्प्लॉयर के पास मिलता है, मेडिकल अलाउंस, उसका मतलब है रीइंबर्समेंट होता है। अगर आपके पास फर्ज करें आप कोई मेडिकल के लिए, जैसे मेडिसिन वगैरह के लिए कुछ खर्च किए हैं, या कोई टेस्ट वगैरह के लिए, डायग्नोस्टिक वगैरह के लिए, राइट। आप बिल सबमिट करके रीइंबर्समेंट लें। ये बिल्कुल अलग है। जैसे मैं बताया, वो सेक्शन 10 में आता है, मेडिकल हुँ, रीइंबर्समेंट। और मेडिकल इंश्योरेंस जो आता है वो 80D के अंदर आता है। 80D अलग है और 10 अलग है। उसमें हुँ। लिमिट है 15,000 की मेडिकल रिइंबर्समेंट में। और मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस में इंडिविजुअल अगर आप 60 ईयर्स से कम है तो 25,000। पेरेंट्स के लिए अगर है तो पेरेंट्स के लिए अलग लिमिट है। और अगर वो 60 ईयर्स से अबव है तो उनको 50,000, तो मतलब एक 75,000। हुँ। और इसमें इस तरह आपको हिंदू यूनाइटेड फैमिली में भी, अगर HUF में भी है, तो आपको अलग अलग है, 25,000 की छूट है। इसी तरह अच्छा, अगर आप NRI है, तो आपको फैमिली के लिए 25 है, पेरेंट्स के लिए 25 है। ओके। तो अच्छा-अच्छा प्रोविज़न्स है हमारे इसमें। जी, 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 और जी। हमारे दर्शकों के लिए ये बता दूँ कि अक्सर ये देखा जाता है जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज़ हैं, वो आपसे मेडिकल बिल्स माँगते हैं और वो बिल माँगने का मेन वजह ये होता है कि आपके यहाँ सब्सिडीज़ मिलती हैं, उसकी टैक्स रिबेट मिलती है। जी। अ शफी साहब 2-4 और टर्म्स हैं जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत अहम होगा उसको समझने के लिए। एक तो है फ्लोटर पॉलिसी, दूसरा होता है टॉप अप पॉलिसी और कभी-कभी ये क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी भी इस तरह से कोई टर्म्स यूज़ की जाती है। इनकी बेसिक मीनिंग क्या है हमारे दर्शकों के लिए अगर आप बता दें? हाँ, सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हर एक जना इंडिविजुअली अपनी अपनी पॉलिसी ले। जैसे अगर वाइफ है तो उनके लिए अलग पॉलिसी ले, पेरेंट्स है तो उनके लिए अलग पॉलिसी ले। तो इंडिविजुअल पॉलिसी ले तो लिमिट ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इतने सारे प्रीमियम देने का, और उन लोगों की प्रीमियम ज़्यादा है जो आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो लोग ये कहते हैं कि टू स्टार्ट विद, यानी शुरुआत के लिए कम से कम एक फ्लोटर पॉलिसी इस तरह लेते हैं। फ्लोटर पॉलिसी का मतलब ये है कि अगर आपकी फैमिली में हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, एक पेरेंट है, तो इनमें से किसी को भी
अगर हॉस्पिटलाइजेशन की अगर जरूरत पड़ी तो आप जैसे पॉलिसी इस्तेमाल कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसको कहते हैं फ्लोटर पॉलिसी। फ्लोटर पॉलिसी शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाए, बेहतर यह है कि जैसे आप उसको अलग अलग हर एक तरह अपना अपना अलग पॉलिसी लें। तो और बाद लोग ये कहते हैं कि क्योंकि ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस है तो फ्लोटर पॉलिसी भी एक रखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि जैसे अगर बस ये ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में बस ना हो, अगर उस हॉस्पिटलाइजेशन बिल ज्यादा हो तो फिर फ्लोटर पॉलिसी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रहा फ्लोटर पॉलिसी का। दूसरा आपने कहा कि ये टॉप अप क्या होता है। टॉप अप पॉलिसी। टॉप अप, देखिए बेस्ट एज ये है कि आप जितना जल्दी अगर पॉलिसी लें तो बेहतर है, क्योंकि अगर एक सर्टन एज के बाद इंश्योरेंस कंपनीज आपकी पॉलिसी बड़ी अमाउंट के लिए नहीं लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप 50 है तो बेहतर ये है कि आप स्टार्ट कर लें एक 10 लाख या 15 लाख की पॉलिसी से। 65 या 60 ईयर्स की इसमें आज क्या नाम मेरे को 40 लाख की पॉलिसी ना है तो हेल्थ कंपनी वाले नहीं करते हैं। तो बेहतर ये है कि आप शुरू में करें, अगर लिमिट हो जाए तो फिर आप एवरी ईयर उसको टॉप अप करें। टॉप अप मतलब कि एडिशनल 5 लाख की इंश्योरेंस कोई दूसरी कंपनी से लें, या जो उसकी लिमिट खत्म हो गया है तो आप दूसरी लें। तीसरी ये है कि क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस में होता है कि अगर आपको फैमिली में या आपको अगर कोई स्पेशल प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटिक हो या जैसा कैंसर हो या कोई प्रोन हो या किसी किस्म का हो, तो उसमें अलग से पॉलिसी लेने के बजाय आपकी जो बेसिक पॉलिसी है उसमें एक एडिशनल टॉपअप क्रिटिकल इलनेस की पॉलिसी ले सकते हैं जो स्पेसिफिक हो। अगर डायबिटिक तो डायबिटिक उसमें ये होता है क्योंकि आपके पास बेसिक पॉलिसी एक है, इसमें प्रीमियम कम हो जाता है। तो इस तरह आप जैसे कोई स्पेसिफिक अगर आपकी नीड है तो उसको अलग से ले सकते हैं विद राइडर के क्रिटिकल इलनेस के प्रीमियम। आइडियल, राइट, आइडियल एज क्या आप सजेस्ट करेंगे, किस एज से ये हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस की प्लानिंग करनी चाहिए? मैं कहूँगा कि अगर आप कोई एम्प्लॉयड है और ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस है तो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, और आपकी फैमिली में हेल्थ अच्छी है तो फिर भी 40 से जैसे आप शुरू कर डालना चाहिए। मे बी यूज द फ्लोटर पॉलिसी से शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप बढ़ते जाएं तो आप उसको अमाउंट को बढ़ाते जाएं, इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट को बढ़ाते जाएं। जैसे अगर आपने 10 लाख से शुरू करा तो 15 लाख, 15 लाख के बाद नेक्स्ट ईयर 20 लाख कर लें। तो इस तरह आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी वैसे ही आपका इंश्योरेंस भी अगर आप बढ़ाते रहे तो बेहतर है, क्योंकि कम उम्र में मिडिल एज में आपको उसका बार नहीं मालूम होता है, लेकिन जब आप ओल्ड एज में आते हैं तो उस वक्त मालूम होता है। एक आपको मैं स्टैटिस्टिक देता हूँ, एक मेडिकल इंश्योरेंस में इन्फ्लेशन रेट तकरीबन 15% है, 15%। और अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन की है, मैं कोई इलाज वगैरह की बात कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए भी अगर एक दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो तो कम से कम एवरेज ये है कि 30,000 रुपीज पर डे की बिल होती है। 30,000 पर डे, तो 30,000 रुपये एक दिन के। तो इसलिए बेहतर है कि जितनी ज्यादा अमाउंट आपको मेडिकल इंश्योरेंस की वो ज्यादा मुनासिब है, बेहतर है। एक बहुत मैं अहम सवाल करने वाला हूँ शबीर साहब, ये जो हम हेल्थ, और मैं यूजर पर्सपेक्टिव से ये बात सवाल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जब हम हेल्थ एक्सपेंसेस की बात करते हैं, सबसे नंबर 1 जो एक्सपेंसेस आता है वो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। आउट ऑफ पॉकेट मेडिसिन के लिए ओपीटी या ओटीपी जो हम कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा एक्सपेंसेस है। रिसर्च कहती है कि लगभग 50 से 60% आपका जो खर्चा होता है पूरे एनुअल मेडिकल में वो है ओटीपी, यानी आउट ऑफ पॉकेट खर्चा। दूसरा जो सबसे बड़ा कॉस्ट है वो है डायग्नोसिस, क्योंकि कोई अगर डॉक्टर से आप जाएं तो आपका टोटल जो कॉस्ट होता है, मुझे लगता है 50% से भी ज्यादा खर्चा वो डायग्नोसिस टेस्ट में कराते हैं। तीसरा होता है डॉक्टर की फीस। डॉक्टर की फीस बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन वो इतना नंबर ऑफ टाइम्स घुमा देते हैं, उनके चक्कर काटना पड़ता है, क्योंकि राउंड और राउंड पहले तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के प्रेस्क्रिप्शन आती है, उसके बाद वो टेस्ट कराते कराते जो कम से कम 3 से 4 राउंड तो आपको विजिट करना पड़ता है। और आज के टाइम पे 500 से नीचे तो कोई विजिट ही नहीं है, और वो ऊपर से लेके 1000 1500 इस तरह से फीस हैं। और साइकोलॉजी के डॉक्टर सबसे ज्यादा फीस लेते हुए मैंने देखा, वो तो 1500 2000 इस तरह से फीस है, उनके कोई लिमिट नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसा इंश्योरेंस आज तक मुझे नहीं दिखा जो इन तीनों कोर इशू जो एक्सपेंसेस हैं उसको कवर करते हैं। ऐसा कोई इंश्योरेंस है क्या जो इनको कवर करते हैं? नहीं, नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। सिर्फ थोड़ा सा मेरी राय कुछ और है। एक ये है कि जैसे सबसे कम जो होती है डॉक्टर की फीस होती है। अगर आप दूसरे एक्सपेंसेस से देखें, या इन्वेस्टिगेशन की सबसे बढ़ के होती है, उसके बाद फिर जो फार्मेसी की जो है सो सबसे बढ़ के होती है। तो ये इसके लिए वो 15,000 का जो मैं बता रहा हूँ आपको मेडिकल रिइंबर्समेंट वही लिमिट है, तो 15,000 साल हम का। लोग
राइट, हम लोग तो अक्सर इसको इसीलिए इंश्योरेंस को एक बहुत बड़ा स्कैम मानते हैं, बिकॉज ये तो तीन बड़ा कॉस्ट है यानी एक्सपेंसेस है, वो हमारे देश की हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कवर करती। उससे ऐसा हम, बड़ा आप कंपनी को कुछ एडवाइस देंगे, सजेशन देंगे इसको, इस पे कुछ गौर करने के लिए, या क्या कंपनी कंसिडर कर सकती है इसको कवर करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, आप मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा यहाँ। आउट पेशेंट में उतना खर्चा नहीं होता है जितना कि इन पेशेंट में होता है। अगर आप जैसे बताना एक दिन के लिए भी आप एडमिट हो ओनली फॉर ऑब्जर्वेशन के लिए, कोई आप ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए, तो 30,000 पर डे है एवरेज। तो आउट पेशेंट का कम होता है और जैसे इन पेशेंट का बहुत ज्यादा होता है। एक नंबर एक। नंबर दो ये है कि आउट पेशेंट के लिए या आपकी फार्मेसी वगैरह के लिए कोई इंश्योरेंस नहीं है। ये जो हम जो हेल्थ के इंश्योरेंस की बात करते हैं सब इन पेशेंट के लिए है, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए है। इसलिए यहाँ पर मैं एक और एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको कि आजकल लॉन्ग टर्म केयर जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म केयर का मतलब ये है कि आप ना तो हॉस्पिटल में रह सकते हैं ना काम कर सकते हैं, मतलब कि बेड रिडन है। जैसे आपको स्ट्रोक हो, अल्जाइमर हो, या ये नंबर, ये जो सो 30% की ग्रोथ है। मतलब कि लोग जो 30 और 45 साल की उम्र में हैं, इन लोगों के पास ग्रोथ ऐसे केसेस 30% है। और ये वो हालत है जो आपको इंश्योरेंस कवर भी नहीं देता है। मतलब है कि आप हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है तो आपको कवर नहीं मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता है। घर में जो ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आपको एक अटेंडेंट रखना पड़ता है 24 घंटे। तो बेहतर ये है कि इसका सोल्यूशन ये है कि जैसे आप दूसरे गोल्स को प्लान करते हैं बच्चों की पढ़ाई वगैरह के लिए, या शादी वगैरह के लिए, या रिटायरमेंट वगैरह के लिए, मेडिकल इंश्योरेंस रिटायरमेंट के वक्त भी गोल जो सो आपको उसके लिए प्लानिंग करना होगा और उसके लिए कॉर्पस बिल्डअप करना होगा। ये है हमारे सोल्यूशन, उसका यही है। इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए क्योंकि जब यानी आप अपने मेडिकल इंश्योरेंस को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइफ रिस्क का सवाल है। और वैसे इस तरह से इमरजेंसी में दूसरे से उधार लेना, इस तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं अक्सर ये सारे ऑप्शंस, पर उससे कई ज्यादा ऑप्शन है अगर आप वेल प्लान तरीके से अपना हेल्थ इंश्योरेंस लें, ग्रुप इंश्योरेंस के साथ साथ अपना पर्सनल इंश्योरेंस भी लें, ताकि आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली उसमें कवर रहें। आज का हमारा एपिसोड था हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम पे। हमारे साथ हर हफ्ते की तरह मेहमान जो थे, एम.एस. शब्बीर साहब, सेंसिस फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के ओनर हैं, प्रमोटर हैं। शब्बीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इसको समराइज करते हुए अगर आप कुछ पॉइंट्स या एक एक दो चीज दूसरी जो चीजें डिस्कस की हैं, एक चीज और एक मुद्दा मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मेडिकल इंश्योरेंस के लिए आप डिडक्शन के लिए उसमें कैश पेमेंट नहीं करना चाहिए। एक नंबर दो ये है कि जैसे सिंगल प्रीमियम अगर हो, जैसे आपने 1 लाख का प्रीमियम दिया हुआ है जैसे 2 साल के मेडिकल इंश्योरेंस कवर के लिए, तो आपको जैसे 2 साल में स्प्लिट करके आप जैसे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तीसरा है कि जितना जल्दी हो सके मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा लेना चाहिए कि इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। क्रिटिकल इलनेस के लिए भी अगर आपके पास, अगर आपको ये है कि कोई बीमारी है या फैमिली में कोई हिस्ट्री है, तो क्रिटिकल इलनेस के लिए भी लेना चाहिए। सबसे बेहतरीन तरीका स्टार्ट करने के लिए फ्लोटर पॉलिसी है जिसमें सारी फैमिली कवर हो जाती है और आपको प्रीमियम कम मिलता है। उसको आगे फिर आप आगे आगे जैसे बढ़ते जाएं, जैसे आपकी एज होती जाए, जब अलग अलग उसको करें। और हमारे दर्शकों में से कोई अगर इसमें बिजनेस करना चाहे, एंटरप्रेन्योर बनना चाहे इंश्योरेंस सेक्टर में, तो मेरी तो सुझाव ये रहेगी कि ये जो तीन एरिया है जहां पे जो एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करती है, एक तो है जो आउटडोर यानी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, दूसरा है डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए जो अगर कोई अगर इंश्योरेंस स्कीम्स आप ला पाए, तो मुझे लगता है वो आम आदमी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। साथ में आपका एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि मेडिसिन बेचने का जो जितना बड़ा मार्केट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो ये जो है पूरी डायग्नोस्टिक मार्केट, मुझे लगता है उससे भी बड़ी मार्केट बनने वाली है, क्योंकि ये वन टाइम है। एक आदमी को कितना सारा टेस्ट कराने पड़ता है उसकी कोई लिमिट नहीं है, और बहुत एक्सपेंसिव भी है साथ में। तो आप देख रहे थे द पॉलिसी टाइम्स, हम ऐसे ही इश्यूज के साथ आते रहेंगे आपके सामने। आपके अगर कोई सवाल हो इस एपिसोड को लेके और कई अलग अलग इश्यूज को लेके रिलेटेड टू टैक्स प्लानिंग, वेल्थ एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, सेविंग्स प्लानिंग, तो आप हमें पूछ सकते हैं। हम हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना सवाल डाल सकते हैं, हम अगले एपिसोड में उसकी जवाब के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए द पॉलिसी टाइम्स। थैंक यू।